Cash flow statement, as we all know, is an important part of your financial statement. सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका बैलेंस शीट आता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट आता है या स्टेटमेंट ऑफ पीएल भी बोलता है, इसके साथ नोट्स टू अकाउंट्स रहता है, इसके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगा ही रहेगा. So cash flow statement is a part of your financial statement that every company shall attach with its balance sheet and PL. जब भी आप कोई कंपनी का एनुअल रिपोर्ट गो थ्रू करोगे, आप देखोगे वहां पर कैश फ्लो स्टेटमेंट जरूर रहेगा. तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? कैश फ्लो एज द नेम सजेस्ट दिस डील्स विथ एक फाइनेंशियल ईयर में कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, उसका हिसाब. कैश मेंटेनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. सर क्यों सर? क्योंकि आपको भी पता है कि अगर आपका कैश शॉर्टेज हो जाएगा तो आपका वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम होगा, बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंसेस में प्रॉब्लम होगा. तो हम लोग का एक क्लियर कट समझ में आ जाता है कि कैश कहां से आ रहा है, कैश कहां पर जा रहा है, सो दैट इन द कमिंग ईयर हम लोग उस हिसाब से डिसीजन लेंगे. हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पास बेकार में सरप्लस कैश पड़ा हुआ था, या फिर हम लोग देखेंगे कि बेकार में हम लोग यहाँ पर ज्यादा पैसा कैश चला गया था हम लोग का. तो वी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली इन द फोर्थ कमिंग ईयर. एंड ड्यूरिंग द ईयर कैश का पोजिशन क्या हुआ उसका भी एक पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा मेरे को. So cash flow statement is normally guided by Accounting Standard 3 issued by ICAI. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट का दो पार्ट आता है. देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट. वन इज डायरेक्ट मेथड, another one is indirect method. Whatever method you are following, दोनों मेथड में देयर आर पूरा बिजनेस का एक्टिविटीज को तीन पार्ट में बांटा जाता है. दोनों मेथड में वो तीनों एक्टिविटी आता है हम लोग का. तो क्या क्या? एक आता है हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा आता है हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, the last one financing activities. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पूरा बिजनेस में जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हो, अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हो, पूरा बिजनेस का ट्रांजैक्शंस को ये लोग तीन पार्ट में बांट दिया है. इसके बाहर कोई ट्रांजैक्शन होगा नहीं. आप नाम बोलो, हम आपको बोल देगा कौन सा एक्टिविटी में. जैसे आप ये चैप्टर सीख लोगे, कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आपको बोला जाएगा, आप यू कैन इजीली डिटरमाइन विच एक्टिविटी, मतलब ये कौन सा एक्टिविटी के अंदर में आएगा. तो हम लोग को पहले तो एक्टिविटीज को जानना है, सब डिविजन्स को जानना है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कौन सा एक्टिविटी में आएगा. देखो, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, व्हाटएवर इट इज, ये दोनों मेथड में सेम आता है. डायरेक्ट मेथड फॉलो करो या इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करो, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी दोनों मेथड में सेम होगा. ऑपरेटिंग एक्टिविटी विल डिफर. इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अप्रोच अलग होगा, डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटी का अप्रोच अलग होगा. बट बिफोर मूविंग ऑन टू कि कौन सा एक्टिविटी कैसे किया जाएगा, सम्स कैसे आएगा, वी नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कौन सा वाला चीज कौन सा एक्टिविटी में आता है. लेट मी गिव यू अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द वेरियस एक्टिविटीज. बिकॉज अगर आप यही नहीं पहचानोगे कौन सा चीज कौन सा एक्टिविटी का पार्ट है, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द सम. अल्टीमेटली स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बाद में. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या जनरली आता है?
इसका एक बेसिक एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बिजनेस को चलाने के लिए जो सब खर्चा, इनकम हम लोग का रिक्वायर्ड होता है, जिसके बिना बिजनेस होगा ही नहीं, जिसके लिए हम लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, वो सबको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोला जाता है। द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बिजनेस को ऑपरेट करने का काम, ऑपरेट करने का एक्टिविटीज, बिजनेस को ऑपरेट। तो क्या क्या आएगा बोलो। सबसे पहले, इफ यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, आपका बिजनेस तभी स्टार्ट हो पाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल, वो तो कैपिटल लेके आ गया, पैसा पैसा सब कुछ है आपके पास। नाउ द पॉइंट कम्स, बिजनेस शुरू कैसे करोगे। आपको पहले रॉ मटेरियल्स खरीदना पड़ेगा। सर हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नहीं जाना चाहते सर, हम एक रेडीमेड प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उसको थोड़ा बहुत पैकेजिंग करके, मेरा ब्रांडिंग करके उसको बेच देंगे। ऐसे बहुत जन करते हैं काम, सबके पास फैक्ट्री थोड़ी होता है खुद का। तो सर उसमें क्या होगा, अरे उसमें भी तो आपको प्रोडक्ट को खरीदना पड़ रहा है, रेडीमेड प्रोडक्ट को भी तो आपको खरीदना पड़ रहा है। तो देयरफॉर द फर्स्ट थिंग दैट वी विल कम इनटू यहाँ पर वो होता है परचेज। परचेज कैन बी ऑफ रॉ मटेरियल्स, परचेज कैन बी ऑफ फिनिश गुड्स, बट वॉट एवर इट इज, परचेज ऑफ गुड्स बोल के आप लिखो तो बेटर होगा। परचेज ऑफ गुड्स, कैरेज इनवर्ड प्लस आउटवर्ड। सर रुकिए सर, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता था सर, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में आता था सर। सर कैरेज आउटवर्ड मतलब गुड्स को प्रोडक्शन के बाद मार्केट में बेचने के लिए जो गाड़ी भाड़ा लगता है सर। सर कैरेज आउटवर्ड तो सर पीएल में आता है। अरे ट्रेडिंग पीएल का बात नहीं हो रहा है, हम लोग का यहाँ पर बात हो रहा है बिजनेस को चलाने के लिए कौन सा खर्चा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप सामान को खरीद के गोडाउन में लाओगे, आपको गाड़ी भाड़ा देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो आप ला नहीं पाओगे। तो कैरेज इनवर्ड इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल हैव टू इनकर। एंड वैसे ही अगर आप गुड्स को बेचोगे तब अगर गाड़ी भाड़ा लगता है तो उसको भी हम लोग लेस इंपॉर्टेंट बोल नहीं सकते, वो भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज इफ यू डू नॉट पे द गाड़ी भाड़ा तो यू वोंट बी एबल टू कैरी द गुड्स टू द मार्केट। देयरफॉर कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड आर ऑल पार्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। फिर आता है प्रोडक्शन करने के लिए आपका लेबर लोग को पेमेंट किया जाता है, वेजेस, सैलरीज। सर फिर से ट्रेडिंग में वेजेस आता है, पीएल हम बोला था ना, ट्रेडिंग पीएल का बात यहाँ नहीं हो रहा है। वी आर बाइफर्केटिंग एक्टिविटीज, बिजनेस का एक्टिविटी जो रिक्वायर्ड है फॉर ऑपरेटिंग और स्मूथ ऑपरेटिंग ऑफ द बिजनेस, एंड अदर एक्टिविटीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो वेजेस, सैलरीज, रेंट वगैरह वगैरह जो भी आता है ट्रेडिंग पीएल में, मेजॉरिटी आइटम्स विल ऑल बी कंसिडर्ड अंडर ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन, प्रोडक्शन अगर करोगे आप फैक्ट्री में, प्लांट एंड मशीनरी यूज होगा अगर आपका, तो उसका डेप्रिसिएशन तो इंपॉर्टेंट होगा ही। इफ यू डू नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन, आपका प्रोडक्शन कैसे होगा, मतलब रॉ मटेरियल, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी अगर आपके पास नहीं रहेगा तो कैसे चलेगा, प्लांट एंड मशीनरी रहेगा तो डेप्रिसिएशन होगा। तो दीज आर ऑल माई पार्ट्स ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ऑल विल बी रिगार्डेड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट, और क्या आ सकता है, जस्ट वेट, कैरेज हो गया, एटसेट्रा डाल देता है, ठीक है। मोटा मोटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सब ज्यादा आइटम्स आता है, एवरीथिंग विल बी रिगार्डेड एज अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको जानना है नॉन ऑपरेटिंग कौन सा होगा। अगर आप नॉन ऑपरेटिंग समझ जाओगे तो बाकी सब ऑपरेटिंग हो जाएगा, लाइक दैट वी विल रिमेंबर। ओके एवरीबॉडी। अच्छा एक और एग्जांपल लिख लो आप लोग, इनकम टैक्स। वी आर डूइंग कैश फ्लो फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, कॉर्पोरेट्स के लिए हम लोग सोच रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न कैश फ्लो नहीं बनाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में हम लोग सीखे थे इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है। स्टूडेंट लोग ये कॉन्सेप्ट को अचानक एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर लेता है। वो लोग को लगता है यार इनकम टैक्स तो ड्राइंग्स होता है, वो पीएल में क्यों आएगा, ऑपरेटिंग में क्यों आएगा। इनकम टैक्स सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए वो ड्राइंग होता है क्योंकि वो मालिक का खुद का इनकम के ऊपर टैक्स होता है, तो दैट विल बी रिगार्डेड एज ड्राइंग्स। बट फॉर अ कॉर्पोरेट, फॉर अ कंपनी, इट विल बी नॉट बी रिगार्डेड एज अ पर्सनल एक्सपेंस, बिकॉज कंपनी का पर्सनल कुछ होता ही नहीं है।
कंपनी का टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग पीएल में चार्ज करता है, दैट इज नोन एज इनकम टैक्स इन दिस केस. दीज आर ऑल पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ योर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी दो पार्ट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. We have just started the class. We are now discussing the various activities. कैश फ्लो में तीन एक्टिविटी होता है. पूरा बिजनेस का जो भी काम धाम होता है, ट्रांजैक्शन होता है, उसको तीन पार्ट में बांटा जाता है. एक ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और एक फाइनेंसिंग. इन्वेस्टिंग, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, परचेज ऑफ गुड्स हम लोग का मेन पार्ट होता है बिजनेस को चलाने के लिए. उसके बिना मेरा कोई हो नहीं पाएगा. लेकिन अगर आप परचेज ऑफ एसेट्स खरीदते हो, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, तो ये क्या बिजनेस के लिए जरूरी होता है? नो, हम लोग एक्स्ट्रा खरीद कर रखते हैं. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको आपका फैक्ट्री खरीदना पड़ेगा. ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका खुद का बिल्डिंग होना पड़ेगा. क्या कोई रिक्वायरमेंट है कि अगर आप प्रोडक्शन करना चाहोगे उसमें आपका खुद का बिल्डिंग हो सकता है? आप तो रेंट में भी कर सकते हो. यस और नो? लॉट ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेसेस प्रेजेंटली, अभी का सिचुएशन में किसी का खुद का ओनरशिप का बिल्डिंग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, ऑफिस नहीं है. वो लोग रेंट में करता है क्योंकि खुद को खरीदने जाएगा तो आपका एक बार में पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा. क्या पता वो बिजनेस आपका सुटेबल ना हो, तो कुछ दिन के बाद आपको बिजनेस चेंज करना पड़ेगा. तो देयरफॉर वी डू नॉट बाई दीज एसेट्स एट द वेरी बिगिनिंग. बट इफ यू आर बाइंग इट, दैट इज नॉट नेसेसरी फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस. ये वही लोग खरीदता है जो लोग का पोजीशन अच्छा हो जाता है. 4-5 साल हो गया, अभी वो सोचता है कि चलो अब खुद का एक कुछ खरीदते हैं हम लोग, भाड़ा नहीं देना है हम लोग को. तो therefore that will be regarded as an investment activity. पैसा आप इन्वेस्ट किए हो. यहाँ पर एसेट्स में इन्वेस्ट होता है क्योंकि ये एसेट्स को आप बाद में बेच भी सकते हो. परचेज ऑफ एसेट्स हो जाता है, स्लैश परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होता है. इन्वेस्टमेंट्स परचेज का मतलब क्या होता है? यू आर बाइंग शेयर्स ऑफ अदर कंपनीज, यू आर बाइंग डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज, बॉन्ड्स ऑफ अदर कंपनीज. क्यों? आप अपना पैसा को वहां पर, एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा था, आपने अपना वहां पर इन्वेस्ट करके रखा हुआ है. उसका प्राइस जब बढ़ेगा आप बेचोगे, आपके पास सरप्लस कैश आ जाएगा. इसीलिए तो बहुत जन अपना सरप्लस कैश को सिर्फ बैंक में रखता नहीं है. जैसे आप सोचो, अगर आप कमाओगे तो आप पैसा को सिर्फ बैंक में नहीं रखोगे. यू विल ट्राई टू इन्वेस्ट इन वेरियस सेक्टर्स. कोई म्यूचुअल फंड में करता है, कोई शेयर मार्केट में करता है, कोई फिक्स डिपॉजिट में करता है, राइट? वैसा ही कंपनीज का भी सरप्लस कैश वो लोग सिर्फ बैंक में नहीं रखता है. दे थिंक अबाउट देयर फ्यूचर, तो दे इन्वेस्ट. तो ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाएगा. परचेस आएगा तो सेल भी आएगा, सेल्स ऑफ एसेट्स. और अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा आपको. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट. कहीं पर अगर आप डिबेंचर खरीदा, फिक्स डिपॉजिट किया, तो आपको बदले में इंटरेस्ट मिलेगा. ये इंटरेस्ट पीएल में आता है, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बोल के. बट ये इंटरेस्ट हम लोग के लिए इनकम तो है, लेकिन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर मेन बिजनेस. क्या आप इंटरेस्ट कमाने के लिए बिजनेस खोले हो? नो, आप सामान बेचने के लिए खोले हो. देयरफॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड विल बी रिगार्डेड एज योर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज. अच्छा, एक और आइटम ऑपरेटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइटम होता है, सेल ऑफ गुड्स. और इन्वेस्टमेंट में सेल ऑफ एसेट्स. ठीक है, अब देखो, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, these are actually part of your investing activities. बट हम लोग सिंस सेल्स लिख लिए यहां पर, तो फिर से प्रॉफिट और लॉस नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि सेल्स विल बी इंक्लूसिव ऑफ दिस प्रॉफिट और लॉस. तो यू डोंट हैव टू रिकॉर्ड प्रॉफिट और लॉस इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बट अगर आपके पास कोई बोलता है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये मेरा बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट आ जाता है. इन्वेस्टिंग में हम लोग सेल्स ऑफ एसेट्स लिखते हैं. और भी बहुत सारा एग्जांपल्स आ सकता है, फिलहाल तो मेरे को इतना ही याद आ रहा है. आप एक एक्स्ट्रा डाल दो. लास्ट एक्टिविटी में आ जाएंगे हम लोग, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज.
The main purpose of teaching you these things in such an easy manner and एकदम छोटा छोटा concepts को, because this is the last time that you will be learning cash flow. अभी भी अगर आपको दिक्कत हो जाएगा ना सम्स, बिकॉज सम्स थोड़ा टफ आएगा ऑब्वियस है, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगा. तो देयरफॉर दिस इज द लास्ट टाइम दैट यू विल बी लर्निंग इट. नाउ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. स्टार्टिंग में ही बोला था आपका बिजनेस का मेन काम, शुरुआत फर्स्ट काम क्या होता है, हम बोला था गुड्स खरीदना. मेरे को एक जन बोला नहीं सर कैपिटल लाना. ऑब्वियसली कैपिटल के बिना बिजनेस शुरू नहीं कर पाओगे, बट वो कैपिटल जो आप लाते हो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस, क्योंकि आप रेगुलर कैपिटल नहीं लाओगे. परचेजर सेल रेगुलर होता है, ये तो एक ही बार होता है, नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ थिंग. तो नॉन रिकरिंग वाला थिंग हम लोग का ऑपरेटिंग में नहीं आता है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नॉर्मली आएगा मेरा पैसा उठाने का काम, इशू ऑफ शेयर्स, where from you can raise your money. Mind it, we are doing from the company's point of view, कोई sole proprietorship concern नहीं है. तो issue of shares, debentures, loan taken, similarly शेयर्स इशू करोगे तो पैसा आएगा, प्लस होता है, पैसा आता है, एंड शेयर्स को फिर हम लोग रिडीम्शन भी कर सकता है. बाई बैक स्लैश रिडेम्पशन मतलब तो सेम ही है. शेयर्स का भी रिडेम्पशन होता है, डिबेंचर्स का भी रिडेम्पशन होता है, तो पैसा वापस जाएगा. तो दिस विल रिजल्ट इनटू नेगेटिव कैश फ्लो, कैश फ्लो माइनस हो जाएगा. लोन टेकन होगा तो लोन रीपेड होता है, लोन रीपेड और रीपेमेंट ऑफ लोन. अच्छा, ये जो हम लोग शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर होल्डर को बदले में हम लोग क्या देते हैं, डिविडेंड्स. तो डिविडेंड्स हम लोग का फाइनेंसिंग हो जाएगा. ये जो डिविडेंड्स हम लोग दे रहे हैं शेयर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को क्या देते हैं, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और लोन्स, ये सब मेरा फाइनेंसिंग हो जाएगा. ठीक है ना. और क्या आ सकता है, बस दैट्स ऑल. दीज आर द जनरल एग्जांपल दैट वी हैव डिस्कस्ड. आज के बाद आई होप आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये क्यों मेरा इन्वेस्टिंग में आया, ये क्यों मेरा फाइनेंसिंग में आया. अभी तक मैंने जो भी बोला, जो भी एग्जांपल्स मैंने अभी लिखवाया, यहां पर अगर किसी को भी कुछ डाउट होता है, सर ये इन्वेस्टमेंट क्यों हुआ, सर इसको ऐसे डाल सकते हैं क्या, feel free to ask me in the chat section. I am moving on to the next part. Most of the students in CA Inter, CA यहाँ पर CA Inter में most of the students सम्स ज्यादा से ज्यादा इनडायरेक्ट मेथड में प्रैक्टिस करता है, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड टफ होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, एडजस्टमेंट बहुत रहता है, बहुत सारा सम्स रहता है, तो अलग अलग टाइप ऑफ सम्स रहता है, एडजस्टमेंट रहता है. तो वो लोग एग्जाम के आगे कंफ्यूज हो जाता है, क्या छोड़े क्या देखे, इसलिए वो लोग उसी को बार बार देखता रहता है. हाँ, वो जायज भी है. इनडायरेक्ट मेथड अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप एग्जाम में उतार नहीं पाओगे. अब कर लोगे, कुछ कुछ पोस्टिंग कर लोगे, पूरा कर ही नहीं पाओगे. तो इनडायरेक्ट मेथड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, बट डायरेक्ट मेथड इज द इजीएस्ट ऑफ द लॉट. बट बहुत ही कम आता है, लेकिन आता है. रादर आप डायरेक्ट मेथड अगर आप सीख लोगे तो यू विल प्रे एग्जाम में डायरेक्ट मेथड आ जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वो फ्री का मार्क्स मिलता है और बहुत जल्दी हो जाता है. इट विल सेव योर टाइम. आप एक क्वेश्चन अगर जल्दी हो जाता है तो आप वो टाइम जो सेव किया, यू कैन एलोकेट दैट टाइम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीए का पेपर में आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपका सब क्वेश्चन इजी रहेगा या सब क्वेश्चन टफ रहेगा. ऐसा नहीं होता है. एक क्वेश्चन आपका टफ रहेगा ही रहेगा और एक क्वेश्चन आपका एकदम इजी रहेगा ही रहेगा. इट्स अ मिक्सचर ऑफ वेरियस लेवल्स. तो जो इजी वाला है उसको आपको जल्दी करना है, उसमें आपको आधी घंटा 20 मिनट का टाइम नहीं देना है, 5-10 मिनट में खत्म करो, सो दैट वो टाइम जो आप सेव करोगे यू कैन एलोकेट द टाइम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
तो सेम थिंग ओवर हियर ऑल्सो, कैश फ्लो में डायरेक्ट मेथड अगर आ जाता है तो यू शुड थैंक गॉड कि चलो ये सम तो हम लोग का सिक्योर्ड हो जाता है, हम लोग को जल्दी हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये सम को प्रैक्टिस करके नहीं जाता है, याद रहता है कि हाँ क्लास में किए थे, कुछ ऐसा होगा। इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग सॉरी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हम आपको बोला था सेम सेम होता है, वो कर लोगे, ऑपरेटिंग कर ही नहीं पाओगे। आई एम टेलिंग यू ऑपरेटिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखो, ताकि बाद में एक बार रिवाइज करोगे तो पूरा जिंदगी भर याद रहेगा आपको। ठीक है, चलिए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, CFOA हम शॉर्ट फॉर्म में बताया, आप लोग पूरा लिखो। एक्सक्यूज मी। इसमें क्या होता है, दे आर ओनली बॉदर्ड अबाउट कैश कलेक्शंस एंड कैश पेमेंट फ्रॉम दोज एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। यानी कि मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो एग्जांपल्स डाला है वो सबसे जो जो कैश आएगा उसको प्लस करेंगे और जो जो कैश जाएगा उसको माइनस करेंगे, बाकी और कोई एक्टिविटी हम लोग लेंगे ही नहीं। सिंस यहाँ पर डायरेक्ट प्लस और माइनस हो जाता है, इसी को डायरेक्ट एक्टिविटी बोला जाता है, डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। नाम डायरेक्ट मेथड क्यों होगा उसको आपको हम और डिटेल्स में बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ बेसिक फॉर्मेट। देखो फॉर्मेट कभी एग्जैक्टली कोई दे नहीं पाएगा, बिकॉज वो सम के ऊपर डिपेंड करता है क्या एडजस्टमेंट रहेगा, क्या क्या आइटम्स रहेगा, और जनरल आइडिया हम आपको दे रहे हैं। रिसीट्स बोल के आप लिखोगे, रिसीट मतलब पैसा कहां से आ रहा है, कैश सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सर इसमें से आपको कुछ भी लग रहा है कि ये मेरा ऑपरेटिंग नहीं है? मैंने आपको बोला था सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑपरेटिंग में आते, बट सेल ऑफ गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, राइट? वन इज कैश सेल्स, अनदर वन इज क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स में पैसा मिला, तुरंत मिला, तो वो मेरा प्लस हो गया, कैश फ्लो में प्लस। लेकिन क्रेडिट सेल में तो पैसा नहीं मिलता है, तो क्रेडिट सेल आप लिखोगे क्यों? वी आर बॉदर्ड अबाउट ओनली कैश ट्रांजैक्शन। सो क्रेडिट सेल्स हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन डेटर से जो भी हमको पैसा मिलता है, क्या वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है? एकदम बिजनेस एक्टिविटी है। डेटर्स क्रेडिटर्स ये लोग से तो हम लोग का रोज का रोज काम होता है, तो ये मेरा बिजनेस का मेन ऑपरेशन का पार्ट आ जाता है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स भी हम लोग का रिसीट्स में आ जाएगा। फिर आता है पेमेंट्स। रिसीट्स में जैसे लिखा था उसके ऑपोजिट आप मान लो, कैश सेल जैसे हुआ था, तो यहाँ पर आएगा आपका कैश परचेज, ऑब्वियसली परचेज ऑफ गुड्स, एसेट्स तो यहाँ नहीं आएगा। फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स। फिर और क्या आ सकता है? पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज, रेंट, पेमेंट ऑफ कैरेज, वट एवर। और लास्ट में अगर हम लोग इसको 1 बोल के डाले, इसको 2 बोल के डाले, लास्ट में पॉइंट नंबर 3, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1 माइनस 2, रिसीट्स माइनस पेमेंट करके हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। जल्दी से आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो जो मैंने एग्जांपल्स दिखाया था उसको रेफर करो फास्ट, और बोलो मेरे को कोई आइटम मेरा छूट गया जो मैंने यहाँ पर नहीं डाला, एग्जांपल्स में डाले थे। जल्दी से देखो एंड टेल मी इन द चैट सेक्शन फास्ट। अच्छे से सीखो प्लीज। हाँ, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। इज एनी आइटम दैट आई हैव नॉट रिटन जो वहां पर ऑपरेटिंग में लिखा था? या फाइन, इनकम टैक्स होगा यहाँ पे, इनकम टैक्स लिख लोगे आप पेमेंट में, पेमेंट में इनकम टैक्स आ जाएगा, तो दैट इज नॉट एन इशू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई आइटम? राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैवंट रिटन over here is depreciation.
अब कंफ्यूजन स्टार्ट्स। सर आप बोले थे वो ऑपरेटिंग है, आपने यहां पर नहीं डाला, सर क्यों नहीं डाला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सर आप जरूर भूल गए होंगे, सर लिख लीजिए जैसे इनकम टैक्स भूल गए थे। नो, इनकम टैक्स आप लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, डेप्रिसिएशन आप नहीं लिखोगे। सर व्हाई सर, इट इज अ नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? क्या डेप्रिसिएशन आप दुकान में खरीदने जाते हो? नो। डेप्रिसिएशन आप किसी को पेमेंट करते हो? नो। डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस जो हम लोग खुद चार्ज करते हैं प्रॉफिट से पैसा हटाने के लिए, सो दैट आफ्टर द लाइफ ऑफ द एसेट गेट्स ओवर, हम लोग का जो पैसा हम लोग हटा के रखे थे वो जमा हो रहा था, उस पैसा से वी कैन बाय अ न्यू एसेट, काइंड ऑफ फंड हो जाता है मेरा। डेप्रिसिएशन कोई आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंस नहीं है, इट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट एक्सपेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग चार्ज कर रहे हैं प्रॉफिट से पैसा हटाने के लिए। चैप्टर का नाम है कैश फ्लो। वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट बिजनेस से पैसा कितना बाहर गया है, बिजनेस में कैश कितना अंदर आया है, बस। कोई भी नॉन कैश आइटम विल नॉट बी रिकॉर्डेड, देयरफॉर डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं लिखा डायरेक्ट मेथड में, बिकॉज डायरेक्ट मेथड में वी आर ओनली बॉदर्ड अबाउट कैश आएगा माइनस कैश गया। गेटिंग इट एवरीबॉडी? अब बहुत जन मेरे को बोलेगा सर डेप्रिसिएशन तो हम लोग ऐड करते थे सर, वो इनडायरेक्ट में करता था, वी डोंट बॉदर अबाउट इनडायरेक्ट नाउ। इनडायरेक्ट में हम सिखाएंगे आपको लॉजिक, पहले आप डायरेक्ट सीख लो प्लीज। डू नॉट कंफ्यूज दिस थिंग्स, डायरेक्ट इज इजियर। इसमें आप वो एड लेस का कॉन्सेप्ट मत डालो, सिंपली कैश आएगा प्लस कैश जाएगा माइनस ऑफ ऑपरेटिंग आइटम्स। तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी खत्म हो जाता है। इसमें और भी कुछ छोटा मोटा एग्जांपल्स आ सकता है, बट जनरली यही फॉर्मेट में आपको करना है, और कुछ नहीं होगा हम लोग का। इज दिस ओके एवरीबॉडी, अंडरस्टूड दिस थिंग? क्योंकि इसके बाद इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग हम लोग ऑलरेडी ऊपर में किया है, तो उसको लेके हमको ज्यादा परेशानी का बात नहीं है। एवरीबॉडी प्लीज लेट मी नो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कोई भी डाउट है तो पूछो जल्दी से, फास्ट। एवरीबॉडी कम टू क्वेश्चन नंबर, जल्दी जल्दी आ जाइए। Page 27, sum number 20. The page number might vary from book to book, but the sum number will be same. Sum number 20 में आ जाओ सब लोग, everybody please fast. From the following information, calculate cash flow from operating activity. Summary of cash account बोल दिया है, कैश अकाउंट का समरी दिया हुआ है। पर्टिकुलर्स डेबिट साइड मतलब पैसा आया है, पर्टिकुलर क्रेडिट साइड मतलब पैसा गया है, तो देयरफॉर ये मेरा डायरेक्ट मेथड हो जाता है, पैसा आना और जाने का हिसाब दे दिया आपको सिंपली। तो वी विल बी डूइंग दिस एज पर डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट होता तो बोल देता, और इनडायरेक्ट के लिए हमको प्रॉफिट भी चाहिए, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 20, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ब्रैकेट में डायरेक्ट मेथड। रिसीट्स, रिसीट्स में आप डेबिट साइड में देखोगे कैश सेल्स, अमाउंट 1 लाख नहीं सॉरी 1,40,000। फिर आता है ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स से कलेक्शन, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, $1,75,000। ट्रेड कमीशन, बिजनेस किया आपने, कोई काम धाम किया, उसमें आपको कमीशन मिला, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका बिजनेस का पार्ट आ जाता है। 50,000। सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, रुको, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एसेट्स बेचने के लिए बिजनेस नहीं खोले हो, कोई खुशी खुशी एसेट नहीं बेचता, एसेट जरूर खराब हो गया होगा या कुछ हो गया होगा इसलिए बेचा है। दिस विल नॉट कम अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
हम लोग स्टार्टिंग में डिस्कस किया था इन्वेस्टमेंट एसेट्स, बाई करना, खरीदना या बेचना, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, तो ये नहीं आएगा। लोन फ्रॉम बैंक, पैसा लिया है, क्यों? फाइनेंसिंग। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव, टू साइड में इंटरेस्ट मतलब मिला है। इंटरेस्ट कब मिलता है? जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो मेरा रिसीव साइड डन। आई होप यू कैन कोरिलेट दिस थिंग्स विद द फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल दिया था। तो 140 प्लस 50, 190, 190 प्लस 1, 3,65,000 क्रॉस चेक कर लेना, कोई फिगर्स में कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ तो बोल देना। बी, पेमेंट्स। पेमेंट्स में क्रेडिट साइड में आ जाओ, कैश परचेज, 1,20,000। ट्रेड पेएबल्स मतलब पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल लिखना, बट सिर्फ ट्रेड पेएबल मत लिखना, पेमेंट बोल के लिखना, 1,57,000। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, ऑब्वियसली ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस। सर ये कैश में हुआ कैसे पता चला आपको? ये तो आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। अरे कैश अकाउंट बोला है, कैश अकाउंट में तो कैश गया है ना। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस 75,000। इनकम टैक्स पेड बोल के लिखो, 30,000। इन्वेस्टमेंट खरीदा नहीं आएगा, रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा। प्लीज टोटल दिस, 1,20,000 प्लस 1, 2,77,000, 2,77,000 और 1,00,000, 3,77,000, 3,82,000 आ रहा है क्या? एक बार बोलो तो कितना आ रहा है? एम आई करेक्ट विद द कैलकुलेशंस? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज इक्वल टू 365 माइनस 382, नेगेटिव कैश फ्लो आ जाता है 17,000। इज दिस ओके एवरीबॉडी? अंडरस्टूड दिस थिंग? कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लो। इस सम में बोला था सिर्फ ऑपरेटिंग करना, बट हमको मन नहीं है सिर्फ ऑपरेटिंग करने का, हमको मन है यहाँ पर पूरा कैश फ्लो बनाने का। मतलब सर आप इन्वेस्टिंग भी करोगे? हाँ करेंगे, व्हाट्स द बिग डील? कोई बिग डील नहीं है। तो हम साइड में लिख रहे हैं, आप नीचे में लिखना प्लीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप देखोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है, तो पैसा मिला मेरे को, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। लोन फ्रॉम बैंक फाइनेंसिंग हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला है मेरे को, तो यानी कि ये मेरा इन्वेस्टिंग हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, डेबिट साइड में है ना, कैश में पैसा मिला है मेरे को, तो 1,000 रुपीज। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स में आ जाओ, इन्वेस्टमेंट खरीदा गया है, तो इन्वेस्टमेंट परचेस्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज में अमाउंट कितना डालोगे? 25,000। ब्रैकेट में डालना मत भूलना, बिकॉज पैसा जा रहा है। और क्या है यहाँ पर? रिपेमेंट ऑफ लोन नहीं आएगा, फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंसिंग, आई थिंक इट्स ओवर 31 माइनस 25, 6,000 पॉजिटिव। पॉइंट नंबर सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लोन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक बोल के लिखो, अमाउंट इज 1,00,000। रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा जा रहा है तो माइनस में डालोगे, 10,000 नेगेटिव। इंटरेस्ट ऑन लोन, आई एम वेरी सॉरी, 75,000 होगा। ओके, सो हम लोग का यहाँ पर ये आ रहा था 1,00,000 माइनस 75, 25, 25 माइनस 10, 15,000। तो टोटल नेट कैश फ्लो
नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी is equal to minus 17,000 plus 6,000 plus 15,000 is equal to 4,000 positive, right everybody? Now if you can refer your question में आप देखोगे टू बैलेंस बीडी दिया हुआ है 1,00,000 रुपया ओपनिंग कैश, तो ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1,00,000 1,00,000 और ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश फ्लो पॉजिटिव हुआ 4,000। साल का शुरुआत में 1,00,000 रुपया था, 4,000 का कैश इनफ्लो हुआ, देयरफॉर एट द एंड ऑफ द ईयर यू शुड हैव अ कैश बैलेंस ऑफ 1,04,000। और हम लोग देख पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश बाई बैलेंस सीडी इज 1,04,000 ओनली, thus our sum gets tallied। आपको ऐसे यहाँ पर क्रॉस चेक करके टैली करवा के छोड़ना है जब पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलेगा तब। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। एक सेकेंड, everybody please come to question। ओके सो एवरीवन दोज हु हैवंट डन वो लोग के लिए बता रहा है क्वेश्चन नंबर 21 आप लोग कर लेना। उसका ऑपरेटिंग का आंसर 309 प्लस, इन्वेस्टिंग का आंसर 102 माइनस, फाइनेंसिंग का आंसर -30, तो 177 आएगा। नेट कैश फ्लो एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 35, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 212 आ जाएगा हम लोग का। तो ये डायरेक्ट मेथड का एक सम था जो हम लोग का 21 ऑलमोस्ट सिमिलर टू सम नंबर 20। आफ्टर दिस डायरेक्ट का एक और दो सम है जो हम लोग थोड़ी देर बात करेगा या शायद इस चैप्टर का एंड में करेगा, सो दैट हम लोग का एक बार रिवीजन फिर से हो जाएगा। वी विल नाउ मूव ऑन टू इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन बिकॉज सबसे ज्यादा सम्स हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर ही है और इसके ऊपर ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। डायरेक्ट मेथड प्रे करना कि एग्जाम में आ जाए तो वो इजी हो जाएगा। नाउ इनडायरेक्ट मेथड का ऑलरेडी 50% हम लोग सीख चुके हैं। सर कैसे? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू प्रिपेयर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर वो जो मेथड हम लोग डायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग किए थे वही वाला है, वही वाला सेम यहाँ पर भी है। तो कोई नया टेक्निक नहीं है, कुछ नहीं है, वो सेम है। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को लेके हम लोग का झमेला होगा, परेशानी होगा। सर क्यों सर? Because in indirect method you won't be able, rather you won't be provided with collections and payments। आपको कैश अकाउंट का डिटेल्स नहीं देगा, आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दे देगा। क्या देगा पता है आपको? आपको दे दिएगा एक पीएल अकाउंट। अब इस पीएल अकाउंट पे आप करोगे कैसे? लेट अस गो थ्रू अ वेरी बेसिक एग्जांपल सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। हम एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहे हैं। पीएल अकाउंट में आपको सबको पता है कि शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, राइट?
तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका 10,000 रुपया है। 2 डिस्काउंट अलाउड 100, सैलरीज 200, इंटरेस्ट ऑन लोन 700, कैरेज 200, 2 डिविडेंड्स 100। मेरे को ना नेट प्रॉफिट का आंसर बोलोगे, अभी नहीं, जब पूछेंगे, अभी नहीं, अभी और भी सारे आइटम्स डालेंगे यहाँ पर। 2 डेप्रिसिएशन 300, 2 ट्रांसफर टू रिजर्व 500, 2 loss on sale of plant 400। बाई में आ जाओ, बाई रेंट रिसीव्ड 1000, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड 2000, बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 500। क्रेडिट माइनस डेबिट करके जल्दी से मेरे को बोलो तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है। बैलेंसिंग फिगर प्लीज लेट मी द अमाउंट, कैश आउट करके बोलो। $11,000 आ रहा है क्या नेट प्रॉफिट? बाकी लोग क्रॉस चेक कर लेना। ओके एवरीबॉडी, आफ्टर कॉपिंग दिस, अब अच्छे से एक बार इसको गो थ्रू करो। आपको यहां से बनाना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैसे बनाओगे? कलेक्शन तो नहीं दिया हुआ है, पेमेंट तो नहीं दिया हुआ है, इंस्टेड प्रॉफिट दे दिया मेरा 11,000। पहले आप डेबिट में जो जो आइटम डाला हुआ है वहां से ऑपरेटिंग एक्टिविटी या ऑपरेटिंग आइटम्स कौन सा है उसको पॉइंट आउट कर लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है? उसको हम लोग ब्लू से डालेंगे। डिस्काउंट अलाउड बिजनेस का पार्ट, सैलरीज बिजनेस का पार्ट, कैरेज बिजनेस का पार्ट, डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग का पार्ट। बस तो बाकी सब क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंशियल एक्टिविटी, डिविडेंड्स फाइनेंशियल एक्टिविटी, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सर ट्रांसफर टू रिजर्व, अरे घर का पैसा घर में ही रह गया, बाहर थोड़ी जा रहा है। समझो आपके पास एक अलमारी है, वहां से पैसा निकाल के आप दूसरा अलमारी में डाल रहे हो, घर के बाहर पैसा थोड़ी गया, तो दैट विल अफेक्ट योर कैश फ्लो, नो। So therefore transfer to reserve it will be regarded as non-cash. डेप्रिसिएशन मैंने ऑपरेटिंग तो जरूर डाला है बट ये भी मेरा नॉन कैश। और आई ए मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कम टू द क्रेडिट साइड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और रेंट रिसीव्ड नॉर्मल पार्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉर्मल पार्ट। तो सर ये जो रेट्स वाला आ गया इसको क्या करें? देखो ये डेबिट साइड में मैंने जो डाला, ये अगर नहीं डेबिट करते, अगर ये सब अगर हम लोग डेबिट साइड में नहीं डालते तो मेरा नेट प्रॉफिट क्या होता? डेबिट साइड मतलब खर्चा साइड,
खर्चे में हम लोग डाला तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया। नाउ वी नीड टू रेक्टिफाई और करेक्शन करना है नेट प्रॉफिट में, तो आपको ये सबको ऐड बैक करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट में हम लोग रेड वाला आइटम्स, मतलब जो पीएल में नहीं आना चाहिए, ऑपरेटिंग में नहीं आना चाहिए, बट फिर भी हम लोग पीएल में डाला है और डाल के प्रॉफिट निकाला है, वो सबको एलिमिनेट कर देंगे, उसका इफेक्ट को हटा देंगे। इफेक्ट मतलब डेबिट में आया तो प्रॉफिट कम हो गया था, तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे। और क्रेडिट में आया मतलब प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, तो इसको भी हम एलिमिनेट करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। सर एक बार लिख के समझाइए, एकदम हम आपको एक बार लिख के समझा दे रहे हैं, फिर हम आपका डाउट्स लेंगे। जस्ट वेट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट एज पर पीएल। आउटर कलम, वैसे दो अमाउंट कलम है, 11,000 मैंने डाला। अब इस 11,000 से वी नीड टू एलिमिनेट नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश आइटम्स, तो ऐड स्लैश लेस एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो बार बार प्लस माइनस का साइन नहीं देना है, ऊपर में मैंने लिख लिया ऐड स्लैश लेस, तो डायरेक्टली आप अमाउंट को इनर कलम में डालो, माइनस जो करोगे उसको ब्रैकेट में डालोगे, ब्रैकेट में नहीं है मतलब वो ऐड हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन 700 का था। उसके बाद डिविडेंड्स 100। उसके बाद डेप्रिसिएशन, सर अभी तो आपने बोला डेप्रिसिएशन ऑपरेटिंग है, बट ये तो नॉन कैश है ना, कैश फ्लो में इफेक्ट नहीं करेगा, 300। उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व्स 500, एंड लास्ट लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट कितना रुपया है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट हम लोग का 400 रुपीज का है। एड वाला आइटम हो गया सर। क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही आइटम है जो नहीं आना चाहिए, वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट 500, इसको ब्रैकेट में डाला, नेट करो 800, 1100, 1600, 2000 माइनस 500, 1500 आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, प्लस होगा सॉरी। हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 12,500। Why this is known as indirect method? Because यहाँ पर आपको सेल्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स नहीं दिया हुआ है, इंस्टेड आपको नेट प्रॉफिट दे दिया है। तो आप एक काम करो, सिंस ट्रेडिंग पीएल में सब आइटम आ जाता है, तो आप वहां से सिर्फ नॉन ऑपरेटिंग वाला आइटम को एलिमिनेट कर दो, तो जो पैसा मेरा बचा रहेगा वही मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा। एवरीबडी प्लीज लेट मी नो, क्या ये क्लियर है? कोई भी अगर आपको डाउट होता है एक बार जल्दी से पूछ लो। पेज 15 का जो मेरा फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को हम आपको शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखो, नेट प्रॉफिट आउटर कलम में मैंने टिक मारा, डेप्रिसिएशन यहाँ पर ऐड बिकॉज नॉन कैश है, गुडविल रिटर्न ऑफ। टैंजिबल एसेट्स अगर वैल्यू फॉल होता है तो उसको डेप्रिसिएशन कहलाता है, इंटेंजिबल एसेट्स का अगर वैल्यू फॉल होगा तो उसको गुडविल कहलाएगा, सॉरी उसको रिटर्न ऑफ कहलाएगा। तो गुडविल रिटर्न ऑफ इज अ नॉन कैश आइटम, बट ये हम लोग पीएल में चार्ज करते हैं जस्ट लाइक डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट कम हो जाता है, इसीलिए ये सब चीज को हमको पीएल में एड बैक करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, सेम चीज, खर्चा है मेरा, बहुत पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर हो जाता है, फिर ग्रेजुअली 5 साल 10 साल में उसको थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पीएल में राइट ऑफ करते हैं, पर है तो ये नॉन कैश।
खर्चा तो एकदम स्टार्टिंग में हो गया था जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था, अभी थोड़ी हो रहा है, अभी हम लोग पीएल में राइट ऑफ कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंसिंग एक्टिविटी यहाँ नहीं आना चाहिए, आया तो प्रॉफिट कम हो गया। लॉस एंड सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ नहीं आना चाहिए, आया तो प्रॉफिट कम हो गया तो एड बैक कर दिया। प्रोपोज डिविडेंड्स, डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है, पीएल में नहीं आना चाहिए, आया तो प्रॉफिट कम हो गया इसलिए एड बैक कर दिया। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बेचा तो प्रॉफिट हुआ, मेरा प्रॉफिट को बढ़ा दिया है तो लेस करोगे। इंटरेस्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेस करोगे इनकम है, डिविडेंड इनकम लेस करोगे इनकम है। ये सब कुछ करके यहां डाल के ऊपर के साथ ये वाला का नेट फिगर का जो माइनस करोगे उसको कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर? वर्किंग कैपिटल होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, ठीक है ना? मुझे एक बात बोलो, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? करंट एसेट्स में आता है मेरा स्टॉक आता है, डेटर्स आता है। तो स्टॉक मेरा शुरुआत का साल में 50,000 था और एंड ऑफ द ईयर 70,000 हो गया, अच्छा है कि बुरा है? फ्रॉम एसेट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया है क्योंकि एसेट्स बढ़ रहा है, बट फ्रॉम कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू 50,000 स्टॉक था, अभी स्टॉक 70,000 हो जाता है तो आपका ब्लॉकेज हो जाता है पैसा। और पहले तो 50,000 का ब्लॉक था ही, ऊपर से और 20,000 अभी ब्लॉक हुआ पैसा आपका, तो मतलब आप सेल नहीं कर पा रहे हो, माल को बना रहे हो और वो ब्लॉक हो रहा है। दिस विल बी रिगार्डेड एज नेगेटिव कैश फ्लो, दिस विल बी रिगार्डेड एज आउटफ्लो। तो 20,000 हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो देखो यहां पर इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, स्टॉक्स 70,000 था 40,000 हो गया, 30,000 से कम हो गया, कम होना मतलब ही मैंने बेचा है, पैसा आया है, रिलीज हुआ फंड, तो वो प्लस हो जाएगा। करंट लायबिलिटी वाइस वर्सा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज करंट लायबिलिटी, कोई भी एग्जांपल ले लो, से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जैसे क्रेडिटर, क्रेडिटर पहले 70,000 था, अभी वो 60,000 हो गया, कम हो गया। 10,000 से क्रेडिटर कम होना मतलब आपने क्रेडिटर को पे किया, क्रेडिटर को पे करोगे तो पैसा आउटफ्लो हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स 30,000 था, अब 50,000 हो गया, 20,000 से बढ़ गया। व्हाट डज इट मीन्स? हम लोग और माल खरीदे, पेमेंट नहीं किए, पैसा किधर है? हम लोग मानेंगे पैसा हम लोग के पास ही रह गया, इट विल बी रिगार्डेड एज कैश इनफ्लो। तो ये एक दो आइटम को आप लॉजिकली करोगे, बाकी आप वाइसी वर्सा कर देना इन योर एग्जाम, बट पहला दो आइटम को जो लॉजिक लगाओगे उस पर थोड़ा टाइम देना। ये हड़बड़ी का सम है नहीं, स्पेशली इन दिस केस। बहुत स्टूडेंट इसको हड़बड़ी में गलत करके आ जाता है, सम जब खत्म होता है फिर देखता है ये तो गलत किया, फिर काटो। टेक योर टाइम, एकदम कंसंट्रेशन से पहला दो आइटम को आप लॉजिकली समझो, बाकी का जो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है ऑटोमेटिकली वाइसी वर्सा के हिसाब से हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, मैंने लॉजिक आपको समझा दिया है। ये करके आउटर कलम में डाला, ऊपर के साथ नीचे को जोड़ के जो आया वो मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लेस टैक्स पेड, उसके बाद टैक्स पेमेंट माइनस करोगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है। दिस इज द होल फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर ये क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम? वी विल डिस्कस दिस लेटर, नॉट नाउ। फॉर द टाइम बिंग आई वुड लाइक टू आस्क एवरीबॉडी, ये फॉर्मेट को पूरा अच्छे से बोलो, कोई भी चीज में आपको समझ में नहीं आया, एक एग्जाम्पल मैंने करवाया वो एक बार आपको समझ में आया, एक और बार मैंने यहां पर भी डिस्कस कर लिया, तो दो बार हम आपको करवाया, अभी तक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए क्यों ऐड होता है, क्यों माइनस हो जाता है। रटने जाओगे जिंदगी में आपका कैश फ्लो नहीं हो पाएगा। प्लीज लेट मी नो, क्या ये क्लियर है? तो व्हाट अबाउट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग? अरे वो तो इजी है, वो तो मैंने पहले भी करवाया आपको। इन्वेस्टिंग में परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, ये तो माइनस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, रिसीव्ड। फाइनेंसिंग में प्रॉफिट्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, पैसा मिला प्लस, पैसा मिला प्लस, रिडेम्पशन ऑफ शेयर माइनस, रिपेमेंट ऑफ लोन माइनस, इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड माइनस। ओके एवरीबॉडी, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। लास्ट में टोटल कैश फ्लो या नेट कैश फ्लो आप बोलोगे,
और add opening cash and cash equivalent less closing cash and cash equivalent, you will get पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लोजिंग कैश आ जाएगा आपका। एक्सक्यूज मी। It's a request to everybody. You all will be doing question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 आप करोगे, करके मेरे को भेजोगे सॉल्यूशन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। आपको प्रॉफिट दे दिया 3,18,000, इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा या होगा ही नहीं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल के बारे में बोला है 10 और 11, यू नीड टू कंपेयर, जितना से बढ़ेगा जितना से कमेगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया, फॉर्मेट भी आपके पास है, ये देख के आप ये सम को करो, करके मेरे को भेजो।